बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोई थ्योरी के टॉपिक्स पे। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मौसूल हुए थे तो सोचा उन पे बात कर लें। ये एक बैंक ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है 20 क्वेश्चन का। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि इनकी क्या जवाबात हैं जो हमारी डेली लाइफ, हमारे रूटीन वर्क के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका कंसेप्ट होना चाहिए। तो हमने सोचा कि इकट्ठा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाए जिसमें इनका शॉर्ट और जामिद किस्म का इनके आप लोगों को आंसर दे दिए जाएं। तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एटम के बुनियादी ज़रात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या वजाहत है। तो जनाब यानी बहुत ही सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एटम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चार्ज कैरियर होते हैं। ये जनाब करंट के बहाव का बायस भी यही बनते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस के साइडों पे बाहर पाए जाते हैं। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये फर्क है कि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन वजनी होता है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ये वजनी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयन और एटम में क्या फर्क है। तो जनाब यानी आयन जो होता है वो बार बरदार होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन्स बारिंग में आ जाते हैं यानी कि हरकत करने की या आगे स्विच करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो वो आयन कहलाते हैं। जबकि एटम जो होता है ये नॉर्मली तादील होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ज़रात एक जैसे होते हैं। जब इनके अंदर इम्बैलेंसिंग आ जाती है, कोई बढ़ जाते हैं तो वो फिर बार बरदार हो जाते हैं जिनको हम आयंस कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक ऊष्मा में कौन से ज़रात बरकी रो के बहाव का बायस बनते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता है कि एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास बरकी रो के बहाव का बायस बनते हैं जब उनके ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। वैसे एक जो एटम होता है वो बैलेंस होता है, जब उसके ऊपर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आगे स्विच कर जाते हैं, आगे बहाव कर जाते हैं। अगर 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, जी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन खारिज किए जाएं तो क्या होगा। तो जनाब एक एटम में बराबर मिकदार में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाएं इसका मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है। जब नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया जाए तो पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर उस इलेक्ट्रॉन पे या इन चीजों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बरकी रो क्या है। इसको सादा अल्फाज में आजाद इलेक्ट्रॉन की गालिब सिमती हरकत के जनाब उसके ऊपर एक तरफ से प्रेशर अप्लाई हुआ है तो वो प्रेशर अगर गालिब है तो उसकी सिमत जिधर होगी इलेक्ट्रॉन भी उधर हरकत कर जाएंगे, तो गालिब सिमती हरकत भी कहते हैं या जनाब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहाव भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें करंट में आ जाती हैं, यही इसी को बरकी रो उर्दू में कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि बरकी रो की इकाई और अलामत। तो करंट की इकाई जनाब एम्पेयर है और अलामत इसको आई से, कैपिटल आई से जाहिर करते हैं, कैपिटल आई से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है बरकी रो हमेशा मकनातीसी मैदान पैदा करती है। क्या बरकी रो करंट जहां से भी गुजरती है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। अब जहां पे कॉइल है, कॉइल बनाई ही इसीलिए जाती है कि वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की शिद्दत को बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की शिद्दत को बढ़ाया जाता है। वहां पे हमें वाज़ेह एक मकनातीसी स्ट्रॉन्ग मकनातीसी मैदान नजर आता है। अगर एक सिंगल कंडक्टर गुजर रहा है उसके गिर्द भी मकनातीसी मैदान या फ्लक्स तो मौजूद होगा लेकिन वो बिल्कुल माइनर सा होगा। अगला क्वेश्चन है किस जुज़े सर्किट में बरकी रो का कीमियाई असर इस्तेमाल होता है। तो जनाब जो केमिकल इफेक्ट्स है बरकी रो का वो सेल में भी इस्तेमाल होता है, बैटरी में भी इस्तेमाल होता है। तो बैटरी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी में हम कह सकते हैं कि बरकी रो का कीमियाई असर इस्तेमाल होता है, वहाँ पे वो अपने अपने केमिकल इफेक्ट्स में चली जाती है चीजें। तो बरकी आलात को गीले हाथों से छूना क्यों खतरनाक है। बात यह है कि जब इंसान के हाथ गीले हों, खुश्क हाथों की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, खुश्क लकड़ी है या आपका जिस्म खुश्क है तो उसकी रेजिस्टेंस होगी।
जब आपका जिस्म गीला है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। तो करंट की ये खासियत है कि ये हमेशा कम रेजिस्टिव पाथ की तरफ बहता है। तो अगर आपके हाथ गीले हैं तो ये कम रेजिस्टिव पाथ होगा, तो ये उसी पाथ की तरफ फ्लो करेगा। इसलिए गीले हाथों से, गीले कपड़ों से या बारिश के मौसम में बिजली के जो ओवरहेड या ओपन एरियाज में आलात हैं उनको छूना, वहां पे काम करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंसान की बॉडी की और इंसान के जूतों की वो कम हुई पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसको करंट लगने का, शॉक लगने का खतरा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आपकी क्या मुराद है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनाबे अली जो जनरेटर के अंदर बुनियादी तौर पे फोर्स पैदा होती है, या इसको कहते हैं कि मुबदा के अंदर, ठीक है जी, मुबदा या सोर्स के अंदर जो पैदा होने वाली बुनियादी फोर्स होती है या प्रेशर होता है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई ड्रॉप्स होते हैं, तो बाहर जो लोड सेंटर पे वोल्टेज मिलेंगे उनको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अगर टर्मिनल वोल्टेज के अंदर वोल्टेज ड्रॉप जमा कर दिए जाएं तो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगी, और इसकी दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिए जाएं तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज बन जाएंगे। ये इस तरह से जरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बरकी दबाव की इकाई और अलामत। बरकी दबाव बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक प्रेशर या वोल्टेज को कहते हैं। तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट है और उसको V से, कैपिटल V से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी खालिस धातु, अगर हमारे पास प्योर मेटल है, उसकी रेजिस्टेंस पर दर्जा हरारत का क्या असर पड़ेगा? तो जनाब प्योर मेटल्स की खूबियां ये होती हैं कि उनकी रेजिस्टेंस दर्जा हरारत के बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर दर्जा हमारा नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर है 25 है या 30 के दरमियान है, तो वो अपनी नॉर्मल खसूसियात देते हैं। जैसे ही चीज़ों के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ड्रॉप्स बढ़ सकते हैं। तो ये पावर प्लांट्स पे और दूसरी चीज़ों पे हम इसीलिए गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर फैक्टर भी लगाते होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट्स कम हो जाती हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन वेरी फेमस क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के हवाले से कि कुलिया ओहम क्या है? तो ओहम ला ओहम एक साइंसदान था जिसने एक कानून पेश किया था, जिसके मुताबिक किसी भी सर्किट में से गुजरने वाली करंट उस सर्किट के वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब होती है और उस सर्किट की रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत के बिलअक्स मुतनासिब होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V ओवर R, ये है। तो इसकी फॉर्म्स चेंज भी होती रहती हैं। इसको हम एक ट्रायंगल के जरिए शो कर सकते हैं इनके कुलियात को जानने के लिए, ठीक है। तो जिसको हम लिखेंगे V ऊपर लिख देंगे I ओवर R। अगर V एक साइड पे रखें इक्वल टू IR, अगर I साइड पे रखें V ओवर R, और अगर R मालूम करनी हो तो V ओवर I। इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कुलिया ओहम को। तो नेक्स्ट है बरकी तवानाई की वजाहत करें। तो किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को जनाब तवानाई कहते हैं, और तवानाई का यूनिट इलेक्ट्रिकल के अंदर तो तवानाई का यूनिट है, वैसे तो जूल्स है तवानाई का यूनिट, लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर हम वाट आवर या किलो वाट आवर में तवानाई को जाहिर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करते हैं। किसी तार की मुज़ाहमत दुगनी हो जाएगी। अब मुज़ाहमत किस सूरत में दुगनी हो सकती है? ये टेम्परेचर इफेक्ट्स और दूसरी चीजें तो एक साइड पे हैं। किसी भी तार की एक नॉर्मल एक जैसे टेम्परेचर पे मुज़ाहमत उस वक्त दुगनी होगी जब उसकी लेंथ हम 2 गुना कर देंगे। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अगला क्वेश्चन ये है कि बरकी काम का फार्मूला जब हमारे पास वोल्टेज, करंट और वक्त मालूम हो। तो जनाब इन तीनों का प्रोडक्ट होता है वर्क इज इक्वल टू VIT। करंट कितना खर्च हो रहा है, कितने वोल्टेज पे खर्च हो रहा है और कितने टाइम के लिए खर्च हो रहा है। किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक किसी जंक्शन पॉइंट पर, अब किरचॉफ करंट लॉ जो है, किरचॉफ एक साइंसदान था जिसने जनाब 19th सेंचुरी में इसने कवानीन पेश किए थे। 2 कानून थे इसके, पहले को करंट लॉ या इसको लोड जंक्शन लॉ भी कहते हैं और दूसरे को मैश लॉ या वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो पहले जो कानून है उसके मुताबिक ये होता है कि जनाब किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट और उस जंक्शन से आउट होने वाली करंट का सम जो होता है वो एक होता है, बराबर होता है। तो दोनों का सम आने वाली करंट और जाने वाली करंट से बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी मतवादी सर्किट में
वोल्टेज का तल्लक क्या होता है, तो जनाब मतवाजी सर्किट घरेलू वायरिंग में आमतौर पे हम मोस्टली मतवाजी सर्किट ही बनाते हैं। इंडस्ट्री में भी हर जगह पे मतवाजी सर्किट ही आम लोड के लिए बनाया जाता है। और मतवाजी सर्किट की खुसूसियात ये होती है कि उसमें करंट गुजरने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। और वोल्टेज की वजाहत ये है कि मतवाजी सर्किट में वोल्टेज हर पॉइंट्स पे, हर रोड पे वोल्टेज हमें यकसा मिलते हैं, हमें एक जैसे वोल्टेज मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे तमाम आलात जो होते हैं वो रोशनी या अपनी कारकर्दगी मुकम्मल फुल कारकर्दगी देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज सर्किट में करंट का तल्लक क्या है। तो जो सीरीज सर्किट ये सिलसिलावार सर्किट होता है और इसके अंदर एक कंपोनेंट का दूसरा सिरा अगले कंपोनेंट के हमने पहले सिरे के साथ एक ही सिलसिले में बना होता है। तो ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अब जब करंट गुजरने का एक रास्ता होता है तो यहाँ पे हर कंपोनेंट पे करंट तो एक जैसी ही पाई जाती है, लेकिन अब लोड जैसे जैसे लगाया जाता है उसके लोड के अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। वोल्टेज हमें हर कंपोनेंट पे मुख्तलिफ मिलेंगे जबकि करंट एक जैसी मिलेगी। तो करंट का तल्लक ही हमने इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे यदि बल्कि ताकत की इकाई और फार्मूला, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई जैसा कि आपको पता है कि हर चीज जो है वाट्स में मिलती है, तो जनाब इसकी वाट इकाई है और इसके पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू VI DC के लिए है। अगर कहीं पे पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है लाइटिंग लोड के लिए P इज इक्वल टू VI होगा। अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का लोड है तो फिर P इज इक्वल टू VI cos फाई लगाएंगे। तो यहाँ तक ये 20 क्वेश्चन थे, फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसका एक्सप्लेन कर दूं। अगर फिर भी आपको कहीं पे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लास में आप लोग भी पूछ सकते हैं, ताकि हम अपने कंसेप्ट को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो हमने ये अता किया है कि आपको डेली लाइफ जो भी कोई प्रॉब्लम है उनके हमने कोशिश करनी है कि रिसर्च बेस्ड आपको उनके जवाब फ्राहम कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।